Brought to you by ZX Cough Syrup. XZ नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। तो गरमाने लगी है मिल्कीपुर और कटहरी की सियासत, और वैसे ही गरमा रही है फूलपुर की भी सियासत। जी हां, कैसे सीएम योगी के सामने अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को खड़ा किया है चुनाव प्रभारी बनाकर, हम ये दिखाएंगे। और कैसे केशव मौर्य के सामने उन्होंने दूसरे दलित चेहरे इंद्रजीत सरोज को खड़ा किया है। अयोध्या में उन्होंने अवधेश प्रसाद को खड़ा किया है। क्या है इसके मायने, समझेंगे। यह भी जानिए कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच इसी उपचुनाव, इन्हीं 10 सीटों के उपचुनाव को लेकर कैसे सीटों को लेकर मची है खींचतान। कांग्रेस पार्टी ने 50% सीटों की डिमांड रख दी है। क्या है पूरा मामला, यह भी जानिए। और कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की धर्मांतरण वाली नीति अब अदालत में भी उस पर हरी झंडी लगा दी है। कैसे अदालत ने कहा है कि यह नीति सही है। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जी हां, बात हो रही है उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा के उपचुनाव की। इन 10 विधानसभा के उपचुनाव के तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन इसे लेकर सपा और बीजेपी के बीच में रस्साकसी जारी है। और ये रस्साकसी अब संगठन को लेकर शुरू हो गई कि कौन सबसे मजबूत संगठन करता है, किसके संगठन कौशल की अंततः जीत होगी। आमने सामने योगी आदित्यनाथ के सामने शिवपाल यादव और अवधेश प्रसाद रखे गए हैं, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव मौर्य के सामने इंद्रजीत सरोज को अखिलेश यादव ने खड़ा किया है। दरअसल अब इन नेताओं की जिम्मेदारी है मिल्कीपुर, कटहरी और फूलपुर सदर के चुनाव को जितवाने की। जैसा कि ज्ञात है, जानकारी है कि यूं तो सभी 10 सीटों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के ऊपर होती है, लेकिन 2 सीटें मुख्यमंत्री के जिम्मे हैं, और वो अयोध्या की मिल्कीपुर और दूसरी अंबेडकर नगर की कटहरी। तो इन दोनों सीटों पर जीत की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाई है। तो उनके सामने अखिलेश यादव ने अपने 2 कद्दावर बड़े नेताओं को खड़ा कर दिया है, यानी कि मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद और कटहरी में शिवपाल यादव को लगाया गया है। और इन दोनों को, इन्हीं दोनों विधानसभा का प्रभारी भी बना दिया गया है। यानी कि इन दोनों विधानसभाओं में जीत कैसे हो, चुनाव कौन लड़े, किसे टिकट दिया जाए और इन दोनों सीटों को कैसे जीता जाए। अखिलेश यादव ने यहां पर एक और सियासत की। उन्होंने एक बार फिर प्रभारियों को बनाने में भी, चुनने में भी दलित और उसमें भी पासी बिरादरी को प्राथमिकता दी है। मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद को प्रभारी बनाया गया है, जो पहले यहां से विधायक थे। इस बार फैजाबाद सीट, जो कि अयोध्या है, उससे सांसद हो गए हैं और अब मिल्कीपुर के प्रभारी बना दिए गए। दलित बिरादरी से आते हैं, पासी बिरादरी से हैं। वहीं दूसरी तरफ इंद्रजीत सरोज पुराने बसपाई रहे हैं, लेकिन अब पूरी तरीके से सपाई है, और उनको अखिलेश यादव ने फूलपुर की सीट पर प्रभारी बना दिया है। तो उनके सामने केशव मौर्य होंगे, जिनकी जिम्मेदारी फूलपुर सीट को जिताने की होगी। यह सीट बीजेपी जीत चुकी है, जीती हुई सीट थी, और वहां से जो विधायक थे प्रवीण पटेल, उन्होंने इस्तीफा देकर वो वहां से सांसद बने हैं। तो अब वो सीट खाली हुई है। तो अखिलेश यादव ने यूं तो 6 प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन ये 3 सबसे अहम है। और ये माना जा रहा है कि चूंकि मुख्यमंत्री ने खुद कमान संभाली है इन 10 विधानसभा चुनाव की, और खास करके 2 विधानसभा चुनाव की, मिल्कीपुर और कटहरी, तो अखिलेश यादव ने भी अपने 2 अहम नेताओं को उनके सामने खड़ा कर दिया है। अब कैंडिडेट कौन होगा, इसकी चर्चा बाद में होगी। कैंडिडेट को लड़ा कौन रहा है, किसकी जिम्मेदारी इन दोनों सीटों पर लड़ाने और जिताने की है, इस पर बात आ गई है। यानी कि बीजेपी किसे कैंडिडेट बनाती है, सपा किसे इन सीटों पर कैंडिडेट बनाती है, ये अब धीरे धीरे गौण होता जा रहा है। और लड़ाई इस बात की है कि योगी उन दोनों सीटों को जितवा पाएंगे या फिर
शिवपाल यादव कटहरी जिताएंगे या फिर अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर जिताएंगे। यानी कि अब ये क्लैश ऑफ टाइटल्स जैसी चीज हो रही है संगठन कौशल और संगठनकर्ता के नाम पर। यानी कि अब यह भी देखना होगा कि मुख्यमंत्री के सामने अगर शिवपाल यादव खड़े हैं तो किसका कौशल भारी पड़ता है, उधर अगर केशव मौर्य के सामने इंद्रजीत सरोज खड़े हैं तो किसका कौशल भारी पड़ता है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से पहले बीजेपी ने शुरुआत की और अब उसका जवाब अखिलेश यादव ने दिया है तो ये बहुत अहम हो जाता है। आपको बताएं कि अभी चुनाव का कोई ऐलान नहीं है, कब ये चुनाव होंगे इसकी भी जानकारी नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ाने वाले को लेकर खूब चर्चा हो गई। अब एक सवाल यह भी उठता है कि चूंकि अवधेश प्रसाद को खुद प्रभारी बना दिया गया है तो क्या उनके बेटे को ही टिकट दिया जाएगा या उनको प्रभारी बना करके अखिलेश यादव ने एक मैसेज दे दिया है कि अब उनके बेटे को टिकट नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर उन्हें प्रभारी बनाया है और उनके बेटे को टिकट देंगे तो फिर एक सवाल उठ सकता है कि विधायक भी वो थे, सांसद भी वो बने, प्रभारी भी वो बनेंगे और बेटा भी उनका वहां से चुनाव लड़ेगा। ये एक बड़ा सवाल है, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक इशारा जरूर दिखाई देता है कि हो सकता है कि सपा किसी नए कैंडिडेट को वहां पर चुनाव में उतार दे। ये सब कुछ उस ओर इशारा करता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात, अगर अवधेश प्रसाद के बेटे को नहीं मिलता तो क्या लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा जिसके नाम की चर्चा हो रही है उसको टिकट मिलेगा? बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि शिवपाल यादव को जब वहां पर प्रभारी बनाया गया है, ऐसे में उनका टिकट भी खटाई में पड़ सकता है। तो इन दोनों प्रभारियों के नाते आखिर क्या है संकेत, ये समझना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन यह बात तय है कि जिन नामों की चर्चा चल रही है सपा में अब उनके लिए भी आसान नहीं है। निश्चित तौर पर 3 नामों पर 3, 4, 5 जो प्रभारी बनाए गए हैं, 2 बीजेपी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम, और 3 सपा से अवधेश प्रसाद, शिवपाल यादव और इंद्रजीत सरोज, इन पर बहुत नजरें गड़ी रहेंगी कि आखिर इन तीनों का चुनावी नतीजा क्या होता है, किस तरीके से संगठन कौशल ये दिखाते हैं। आखिर में आपको बता दें कि इससे पहले मऊ का उपचुनाव हुआ था और वहां शिवपाल यादव ने अपना संगठन कौशल दिखाया था और वो सरकार पर भारी पड़े थे। ऐसे में कटहरी में उनके इस संगठन कौशल की एक बार फिर परीक्षा होगी। अब अगली खबर, होने वाले 10 विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां कुछ इस तरीके से तेज हैं कि अब पार्टियों के गठबंधन में भी चर्चाएं ही नहीं, आपस में खींचतान शुरू हो चुकी है। हम अब जो खींचतान की बात कर रहे हैं ये सपा और कांग्रेस के बीच की बात है। माना जा रहा है कि 10 सीट जहां चुनाव होने हैं वहां की एक भी सीट अभी कांग्रेस के पास नहीं है। समाजवादी पार्टी के पास अपनी जीती हुई 5 सीट है और एक सीट मानी जाती है कि 6ठी सीट भी उनकी ही तरफ है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने इस बार अपने लिए 5 सीटें मांग ली और कांग्रेस ने बकायदा अपने संगठन की बैठक में, जो संगठन की बैठक इन्होंने प्रयागराज में एक दिन पहले बुलाई और वहां पर अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाया और जहां पूर्वी जोन के उनके प्रभारी पहुंचे, उन्होंने मीडिया के सामने ही ऐलान कर दिया कि अखिलेश यादव ने 5 सीटें जीती हैं तो अखिलेश जी 5 सीटें लड़े और 5 सीटें वो कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ दें। यानी कि इस विधानसभा के उपचुनाव में अब कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से ठीक ठाक बार्गेन करने के मूड में है। उसे लगता है कि पार्लियामेंट के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सहयोग की बदौलत आज समाजवादी पार्टी इस स्तर तक पहुंची कि वो 36-37 सीटें जीत गई। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी को भी अपना वजूद बनाना है और कांग्रेस पार्टी भी, चूंकि इस चुनाव में उसने भी बहुत बेहतर किया है पहले से, ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी पर लगभग ये दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि अखिलेश यादव 50-50 सीटें लड़े, यानी 50% सीटें सपा लड़े और बाकी 50% सीटें कांग्रेस पार्टी को वो दें। हालांकि इस पर कोई अल्टीमेटम जैसा नहीं है, इस पर कोई धमकी नहीं है,
लेकिन मांग शुरू हो चुकी है और मांग यह है कि मझवा की सीट, फूलपुर की सीट, इसके अलावा गाजियाबाद सदर की सीट, साथ साथ मीरापुर की सीट, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो कि कांग्रेस पार्टी मांग रही है। मांग ही नहीं रही, पर्दे के पीछे एक दबाव भी बना रही है। दरअसल ये बातचीत नहीं है, ये एक दबाव की शुरुआत है और अभी चूंकि इन 10 सीटों पर चुनाव होने में वक्त है, ऐसे में दबाव की ठीक ठाक शुरुआत हो चुकी है। और आप इसका तरीका भी समझ लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने जो अपने संगठन की बैठक बुलाई थी, उन्होंने प्रयागराज में बुलाई थी। प्रयागराज में यूं तो कांग्रेस पार्टी ने प्रयागराज की सीट जीत ली है, इसलिए उसे लगता है कि उस सीट पर उनका वर्चस्व है। वो पुरानी कांग्रेस की गढ़ की सीट भी रही है, लेकिन वहां से जीते हुए जो कैंडिडेट हैं वो समाजवादी पार्टी के रहे और खांटी समाजवादी और उनके लॉयल भी रहे। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इस इलाके में जो 2 सीटें हैं वो उन्हें मिलनी चाहिए और इसीलिए उन्होंने प्रयागराज को चुना है। तो सपा और कांग्रेस के बीच दबाव की यह सियासत चलेगी। कांग्रेस पार्टी दबाव बनाने में माहिर पार्टी है और वो निश्चित तौर पर आप देखें तो लोकसभा चुनाव के पहले भी जब अखिलेश यादव ने 9 सीटें, 10 सीटें, 12 सीटें उन्होंने ऐलान किया था, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने अच्छा दबाव बनाकर ठीक ठाक सीटें उनसे हासिल की थी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के इस दबाव को समाजवादी पार्टी हल्के में नहीं ले सकती और उनकी निगाह 4 सीट और कम से कम 3 सीट पर तो है ही, जिसमें सबसे अहम सीट फूलपुर सदर सीट है। हालांकि आपको बताएं कि अखिलेश यादव उसे देंगे नहीं, इसलिए क्योंकि फूलपुर सदर पे उन्होंने अपने भारी भरकम नेता इंद्रजीत सरोज को वहां से प्रभारी भी बना दिया है। ऐसे में यह संकेत कांग्रेस के लिए भी है कि वो फूलपुर की सीट किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। खैर, नजर हमारी बनी रहेगी, देखते हैं ये दबाव की राजनीति, ये मोलजोल, ये कहां तक चलता है। अगली खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मांतरण को लेकर एक बड़ा ऑब्जर्वेशन दिया है और यह ऑब्जर्वेशन अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सामूहिक धर्मांतरण को लेकर हाईकोर्ट ने एक बड़ी बात कह दी है। और हाईकोर्ट ने कहा है कि यूपी का पहले जो धर्मांतरण विरोधी कानून है वो धर्मनिरपेक्षता के भावना के विपरीत नहीं है, बल्कि इसके लिए काम करता हुआ दिख रहा है। ये एक बड़ी टिप्पणी है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो इसे लागू किया, इसमें जबरन, गलत तरीके से, लोभ लालच देकर, बहला फुसलाकर अगर इस तरीके से कोई धर्म परिवर्तन कराया जाएगा तो उसे उन्होंने अवैध और गैर कानूनी करार दिया। इसके अलावा सामूहिक मतांतरण पर भी लगाम लगे। इसके पीछे का उद्देश्य यह साफ था। दरअसल एक लड़की का एक मामला हाईकोर्ट के पास आया था, जिसमें इस्लाम कबूल करने के बाद उसने आरोप लगाया था कि शादी करने के बाद इनफैक्ट उसने आरोप लगाया था कि उसे जबरन इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है, उसके साथ घर में इस्लामिक जो रीति रिवाज है उसे मानने के लिए बाध्य किया जा रहा है। यहाँ तक कि जब जानवरों की बलि होती है तो उसे देखने के लिए और मांस खाने के लिए भी उसे जबरन दबाव डाला जा रहा है। और ये मामला अदालत में गया था और अदालत में योगी सरकार के उस कानून को चैलेंज किया गया था, जिसके बाद हाईकोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन आया है कि ये जो कानून है ये धर्म के खिलाफ नहीं है। और एक जो ऑब्जर्वेशन उसमें उन्होंने दिया है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति और धर्मांतरित होने वाले व्यक्ति दोनों को समान रूप से प्राप्त होती है। यानी कि धर्मांतरण कराने वालों को कोई ऐसा अधिकार नहीं मिल जाता कि वो सामूहिक तौर पर मतांतरण को भी, धर्मांतरण को भी जायज ठहरा दें। दरअसल इसमें अब अधिकार कुछ इस तरीके का भी है कि अगर किसी ने भी कंप्लेन कर दिया
कि जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है, धर्म परिवर्तन कराने के लिए अवैध तरीके इस्तेमाल किए गए हैं, बहला फुसलाकर, लालच देकर या जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी और होनी शुरू हो गई है। और यही वजह है कि जब ये मामला कोर्ट में गया तो आज योगी सरकार की एक तरीके से इस मामले में जीत दिखाई दी है, जब अदालत ने साफ साफ कह दिया कि धार्मिक स्वतंत्रता में धर्मांतरण का सामूहिक अधिकार शामिल नहीं है। यानी कि सामूहिक धर्मांतरण का अधिकार धर्मनिरपेक्षता की, स्वतंत्रता की परिधि में नहीं आता। ये एक बड़ी बात है। खैर, आने वाले वक्त में किस तरीके से ये मामला और आगे बढ़ता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।